गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो आज शुरू करते हैं। पहले लाइन ग्राफ करेंगे आप, ठीक है। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 1 to 5। स्टडी द फॉलोइंग ग्राफ टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस। तो सबसे पहले रेश हमें यहाँ पे क्या गिवन है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन की इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ना। मुझे गिवन क्या है, रेशियो ऑफ एक्सपोर्ट टू इंपोर्ट इन टर्म्स ऑफ मनी इन रुपीज, यानी कि ये मनी है रुपीज के अंदर है आगे, और रेशियो है ऑफ टू कंपनी ओवर द ईयर। ट्रायंगल जो है वो कंपनी एक्स है, स्क्वायर जो है वो कंपनी वाई है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, 2007 में कंपनी एक्स 2 रिप्रेजेंट कर रही है। 2 रिप्रेजेंट का मतलब क्या हो गया, एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट इज इक्वल टू 2, दिस वन, ठीक है। ग्राफ मैंने आपको समझा दिया। रेशियो एक्सपोर्ट इज टू इंपोर्ट, एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट इज इक्वल टू 2 कंपनी एक्स के लिए इन द ईयर 2007, ठीक है। चलो समझ आ गया सबको ना। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ग्राफ सेम है। इन विच ईयर वाज द डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द कंपनी वाई इज मैक्सिमम। बताओ बच्चे, सिंपल क्वेश्चन है। वाई डी, बच्चे डी क्यों है? देखो बच्चे, अगर मैं आपको कहता हूं मुझे क्या निकालना था यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मान लो मेरा इंपोर्ट जो है वो 1000 का है, एक्सपोर्ट 5। मेरे पास रेशियो क्या थी पहले तो ये बताओ, कौन से ये? अच्छा मैक्सिमम की बात कर रहा ना। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक्सपोर्ट 1000 है, इंपोर्ट 500 है, तो व्हाट इज माय डिफरेंस? 500 का डिफरेंस है, ठीक है। मुझे इंपोर्ट रेशियो एक्सपोर्ट दे रखी है, रेशियो दे रखी है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे कंपनी वाई की ये रेशियो है। मान लो मैं 2009 कंसीडर करता हूं। पहले मेरे पास रेशियो 1 है, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो इक्वल है। डिफरेंस कितना होगा? 0 होगा इस ईयर में। तो चाहे वैल्यू दोनों की 1000 है, चाहे दोनों की वैल्यू 1 लाख है, चाहे दोनों की वैल्यू 1 करोड़ है, डिफरेंस क्या होगा? 0 होगा। अब अगर मैं और ऊपर चला जाता हूं, यहां पे चला जाता हूं, ये 1.25। 1.25 क्या होता है? 5:4, ठीक है। अब अगर मैं एक्सपोर्ट को 5000 लेट कर लेता हूं और इसको 4000 लेट कर लेता हूं, रेशियो 5:4 है। व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस है 1000 का। अगर मैं इसको 50,000 मान लेता हूं, इसको 40,000 मान लेता हूं, तो व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस 10,000 का है। तो मैक्सिमम डिफरेंस कैसे डिफाइन करूंगा मैं? रेशियो मैक्सिमम डिफरेंस तो नहीं डिफाइन कर सकती ना, ठीक है। 5:4 मेरे पास सबसे मैक्सिमम रेशियो अगर मैं कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया। अगर मैं ये वाली ले लेता हूं 0.5, अब 0.5 में रेशियो जो है वो तो 1/2 आ गई। अब एक्सपोर्ट अगर 1000 ले लूं, इंपोर्ट 2000 ले लूं, तो डिफरेंस आ गया 1000 का। दोनों को अगर मैं 1 लाख कर देता हूं, इसको 1 लाख बना दिया और इसको मैंने 2 लाख बना दिया, तो डिफरेंस मेरे पास 1 लाख का हो गया। तो डिफरेंस तो मैं डिफाइन कर ही नहीं सकता रेशियो से, ठीक है। तो इन दिस केस द आंसर इज डी ऑप्शन, कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। ध्यान रखना है, एग्जामिनर आपको उलझाएगा, इसीलिए मैंने कहा था डायरेक्शन ध्यान से पढ़नी है। ये रेशियोज गिवन है। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, फॉर कंपनी वाई इन हाउ मेनी ऑफ द गिवन ईयर्स वर एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट? ये भी क्या होगा? डी ऑप्शन। और कोई? बी ऑप्शन। और कोई? जी यहां फाइंड करने को नहीं कह रहा हूं, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। हाउ मेनी गिवन ईयर्स वर द एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट? चाहे वो 1000 का डिफरेंस हो, चाहे 1 लाख का डिफरेंस हो, हमें ये बताना है कि एक्सपोर्ट कितने सालों में ज्यादा था।
हमारे पास रेशियो है एक्सपोर्ट अपॉन इंपोर्ट, यानी कि जब ये वैल्यू न्यूमिनेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी कि वैल्यू अगर मेरे पास क्या हो जाएगी, मोर देन 1 हो जाएगी। अगर रेशियो मोर देन 1 है तो मेरे पास एक्सपोर्ट मोर देन इंपोर्ट हो जाएगी। अब कंपनी वाई कौन सी है, स्क्वायर वाली, ये तो 1 के इक्वल है। एक तो मेरे पास ये ईयर आ गया 2010 और एक 1.25 ये आ गया 2012, यानी कि 2010 एंड 2012 में कंपनी वाई का एक्सपोर्ट जो है दैट इज मोर देन इंपोर्ट। ठीक है बच्चे, यस नो, कोई डाउट इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। The import of company X in 2010 were rupees 380 crores. What was the amount of its export in that year? बोलना नहीं है, just raise your hand. बोलना नहीं आंसर मुझे, मैं देखता हूं कितने कैलकुलेट करते हैं। गुड बच्चे, वेरी गुड, गुड, शाबाश। और गुड, शाबाश। और हो गया? हैं? ध्यान दो, ध्यान दो। हैं अब सुबह उठ के आया हो तो सुस्ती नहीं मारनी। इधर से पीछे बच्चे, अरे इतना पेन कॉपी चला रहे, जरूरत ही नहीं है मुझे तो लगता है। क्या आंसर है, क्या है, बोलो, जोर से बोलो। 380 करोड़। ठीक है, क्या था हमारे पास 2010 कंपनी एक्स, क्या रेशो है, और 1 रेशो क्या बताती है, 1/1, 1/1, यानी कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बोथ आर इक्वल। मुझको क्या गिवन थे यहाँ पे, हमें यहाँ पे इंपोर्ट गिवन थे, एक्सपोर्ट कितने हो जाएंगे, 380 करोड़ ही हो जाएंगे। व्हाट इज द ऑप्शन, द आंसर इज नन ऑफ दीज। कोई और रेशियो होती फिर कैलकुलेट करना पड़ता। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इन विच ईयर इज द डिफरेंस इन द रेशियो ऑफ कंपनीज द मिनिमम। अब ध्यान देना, फिर से क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब सिंपल उसने रेशियो की बात कर दी ना, ठीक है, डिफरेंस इन द रेशियोज। तो डिफरेंस इन द रेशियोज यानी कि जो वैल्यूज गिवन है इन्हीं की बात हो रही है। ठीक है, और डिफरेंस इन द कंपनीज मिनिमम। अब मिनिमम कहां पे होगा, जहां पे मेरे पास ये डिफरेंस कम होगा। ठीक है, यहां पे डिफरेंस मुझे ज्यादा दिख रहा है, यहां पे डिफरेंस कम हो गया, यहां पे डिफरेंस की बात करते हैं और कम हो गया, यहां पे तो 0 ही हो गया, यहां पे डिफरेंस जो है दोनों का और कम हो गया। अब डिफरेंस में कोई भी पहले आ सकता है, कोई भी बाद में आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो डिफरेंस है ये इससे ज्यादा दिख रहा है। ठीक है, और एक ये डिफरेंस आ गया, तो सबसे कम डिफरेंस या तो यहाँ पे है या यहाँ पे है। अगर यहाँ पे माइनस करता हूँ 0.25 आ गया, और यहाँ माइनस करता हूँ तो यहाँ पर भी 0.25 आ गया। दोनों इक्वल है, ये दोनों, इन दोनों ईयर्स में डिफरेंस सबसे मिनिमम थे। तो कौन कौन से ईयर्स हैं ये, 2012 एंड 2010। कौन सी ऑप्शन है, ए ऑप्शन, 2010 एंड 2012, ए इज द आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। In 2008, the export of company X was double that of the company Y. If the import of company X during the year was rupees 400 crores, what was the approximately the import of the company Y during that year? अब ये क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन है, अदरवाइज पिछले 4 क्वेश्चंस में कोई कैलकुलेशन नहीं थी। जल्दी से बताओ मुझे कि कंपनी Y का इंपोर्ट कितना था सेम ईयर में, और ईयर कौन, किस ईयर की बात हो रही है, 2008 की बात हो रही है। 470, यही है सबका, 470 क्या गिवन था, 2008, ये 2008 है, ये कंपनी Y है 0.75,
रेशो 3 बाय, ये 3 बाय 4 आ गई, ठीक है। कंपनी एक्स 1.75, 1.75 क्या होता है, 7 बाय 4 होता है, ठीक है। चलो अब हमें क्या गिवन था, हमें गिवन था यहाँ पे एक्सपोर्ट गिवन है कंपनी एक्स का कितना है, डबल दैट ऑफ द कंपनी वाई, यानी कि अगर कंपनी वाई का हम एक्स मान लेते हैं तो कंपनी एक्स का कितना हो जाएगा एक्सपोर्ट, डबल हो जाएगा, 2x आ गया। इफ द इंपोर्ट ऑफ कंपनी एक्स ड्यूरिंग द ईयर वाज 400, चलो अब रेशियो क्या थी, एक्सपोर्ट कंपनी एक्स का अपॉन इंपोर्ट कंपनी एक्स का 400 इज इक्वल टू, रेशियो क्या गिवन थी मुझको, 7:4 गिवन थी, 7/4 आ गया, 4 से ये कट गया, 100 आ गया, 100 से 2 कट गया, 50 आ गया, 50 को 7 से मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 350 आ गई। अब कंपनी y की बात करते हैं, कंपनी y में रेशियो मेरे पास 3:4 थी, यानी कि 3/4 इज इक्वल टू, और मेरे पास एक्सपोर्ट कितना था कंपनी y का, x था, और x की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास 350 डिवाइडेड बाय इंपोर्ट, इंपोर्ट मुझको कैलकुलेट करने थे, तो इंपोर्ट इज इक्वल टू 350 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, 350 का डबल किया 700, 700 का डबल किया 1400, 1400 को 3 से डिवाइड कर लेते हैं, 3 4 का 12, 20 3 6 का 3 7 का 467 है, अप्रोक्सीमेट पूछा था 470 आ जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन 470 करोड़ इज द आंसर, ये मेरा आंसर है सी ऑप्शन, ठीक है बच्चे, समझ आ गया सबको, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट डायरेक्शन, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। डायरेक्शन जल्दी से रीड करो। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 6 to 10, study the line graph given below carefully and answer the questions. Quantity of various items sold at price per kg, नीचे डाटा दे रखा है, आइटम्स दे रखी हैं A B C D E F, और लेफ्ट हैंड साइड पे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे दे रखे हैं 0 5 10 15, और ये मेरे पास क्या है, प्राइस इन रुपीज पर केजी, ये प्राइस है इन कॉमोडिटीज के A B C D E F के, ठीक है। और प्राइस जो है वो स्क्वायर लाइन से रिप्रेजेंट हो रही है, जिस लाइन के ऊपर स्क्वायर्स बने हुए हैं ये प्राइस है, ठीक है। और यहां पे क्या दे रखा है, ये वाली लाइन, ये जो लाइन है, दिस लाइन रिप्रेजेंट क्वांटिटी, लेकिन क्वांटिटी किस में है, क्विंटल्स में है। अब उलझा रहा है ना एग्जामिनर आपको, यहां पे प्राइसेस तो केजी में दे रहा है लेकिन क्वांटिटी क्विंटल्स में दे रहा है, तो वो ध्यान रखना है, जब हमें वैल्यू निकालनी है तो क्विंटल केजी में एडजस्ट करूंगा वहां पे, ठीक है। और ये जो क्वांटिटी है वो ट्रायंगल से रिप्रेजेंट हो रही है, यानी कि अगर मुझे ए कमोडिटी की क्वांटिटी निकालनी है तो ए कमोडिटी की क्वांटिटी ये होगी, ठीक है। और इसको मैंने इस साइड नहीं चेक करना, इसको मुझे इधर चेक करना है, यानी कि 10 होगी, नॉट 5 और 10 के बीच में 7.5 मत ले लेना, ठीक है। जब हमें क्वांटिटी चेक करनी है तो मैं इस लाइन के ऊपर चेक करूंगा, और जब मुझे प्राइसेस चेक करने हैं तो मैं इस लाइन के ऊपर चेक करूंगा। स्क्वायर प्राइसेस को रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटी ट्रायंगल को, प्राइस केजी में दे रखे हैं, इधर क्विंटल्स है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, if the quantity sold of item D increased by 50% and the price reduced by 10%, what was the total value of the quantity sold for the item D? अब अगर मैं ऑप्शन चेक करता हूं तो ऑप्शन देखो बहुत अच्छी है, 3375, अगली है 3370, नेक्स्ट है 33750, नेक्स्ट इज 33550। तो देखने से पता लग रहा है कि मुझको या तो 33 तो आएगा ही आएगा, 75 है तो 0 एडजस्ट करनी है, 70 50, ठीक है। करो जल्दी से। If the quantity sold of item D increased by 50%, 1.5 क्वांटिटी सोल्ड, अब क्वांटिटी सोल्ड क्या होगी मेरे पास D के लिए, ये D है, ये क्वांटिटी है, और ये वैल्यू है मेरे पास क्वांटिटी D की,
इसकी वैल्यू इधर चेक करते हैं कितनी आ गई, 20 आ गई। अब ये जो 20 है ये 1.5 यानी कि 50% इंक्रीज हो रही है। क्वांटिटी कितनी होगी, 30 क्विंटल्स, ठीक है। तो इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर लेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एंड द प्राइस रिड्यूस्ड बाय 10%। अब मुझे डी की प्राइस देखनी है, डी की प्राइस ये है और इसको मुझे इस साइड देखना है, 10 और 15 के बीच में क्या आ जाएगा, 12.5 पर केजी, 12.5 प्राइस है। बट प्राइस जो है रिड्यूस्ड बाय 10%, रिडक्शन को क्या लिखते हैं हम, 0.9, यानी कि इसको हम 0.9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलो 125 क्या होता है, 5/4 और ये 9/10, तो 10 से तो एक 0 कट गई मेरे पास, और 4 पे कटिंग कर लेते हैं, 4 7 का 5 का, तो 75 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो गया, ये 75 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते पहले, कितना हो गया, 750 माइनस 75 कितना हो गया, 6, 75 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो जाएगा, यहां पे मैं 1.25 कंसिडर कर गया ना उसे, 1.25, ठीक है। तो मेरे पास एक 0 जो है वो एक्स्ट्रा आ जाएगी, ठीक है। ये मेरे पास आ जाएगा 50 हो जाएगा ये, तो 50/4 में एक 0 आ जाएगी, सी ऑप्शन हो जाएगा, 33750 10, ठीक है। कोई डाउट बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द एवरेज प्राइस, एवरेज निकालनी है अब पर केजी ऑफ ABC आइटम की। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, केजी में प्राइस दे रखी है, केजी में एवरेज निकालनी है। देखो क्या आ जाएगा, क्या क्या प्राइसेस है मेरे पास, प्राइसेस क्या थी, ए की कितनी प्राइस है 17.5, बी की कितनी है 10, और सी की कितनी है, सी की 7.5, तीनों का टोटल कितना हो गया 30 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 11.5 आ गया। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं 8th क्वेश्चन। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल वैल्यू ऑफ क्वांटिटी सोल्ड फॉर आइटम ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन जैसे हमने 6th क्वेश्चन किया था, वहां पे सिर्फ डी की निकालनी थी, यहां पे ई और एफ की कैलकुलेट करके रेशियो निकालनी है। तो ई की क्वांटिटी सोल्ड, ई की क्वांटिटी सोल्ड कितनी है हमारे पास 12.5 इंटू 100 इंटू प्राइस कितनी है ई की प्राइस ये है, और इसको मुझे इधर चेक करना है 15 इंटू 15 डिवाइडेड बाय एफ। एफ की कितनी हमारे पास क्वांटिटी है, ये एफ है, क्वांटिटी कितनी है, ये क्वांटिटी है, कितनी होगी 15 इंटू 100 केजी में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय प्राइस, इसकी प्राइस जो है वो ये है, और इसको इधर चेक करना है 10 आ गया, 10 ही है ना, 10, 100 कट हो गया, ये कट हो गया, पॉइंट हटाऊंगा 100 नीचे आ जाएगा 125/100, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 5:4 यानी कि ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन। टोटल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड फॉर आइटम सी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी सोल्ड फॉर आइटम ई। अगेन सेम क्वेश्चन है, सी अपॉन ई इंटू 100, सी अपॉन ई इंटू 100, यही परसेंटेज होगी।
कितना आ गया? बिल्कुल ठीक है। सी की क्वांटिटी कितनी थी हमारे पास? ये सी है और ये क्वांटिटी है, इधर चेक करना है कितनी हो जाएगी ये 22.5 मल्टीप्लाई 100 और इसकी प्राइस कितनी थी? इसकी प्राइस है दिस वन, प्राइस है 7.5 डिवाइडेड बाय सी। दूसरी कौन सी थी? ई था, ई की तो अभी निकाली थी। ई के कितनी है मेरे पास? ये क्वांटिटी होगी 12.5 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसकी प्राइस कितनी है? इसकी प्राइस है 15 इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगी। 100 से 100 कट हो गया। 7.5 का अगर डबल करते हैं तो 15 हो जाएगा, 2 आ गया। यहाँ पे डेसिमल से डेसिमल कट हो गया। 25 9 का और 25 5 का, 5 इंटू 2 10 यहाँ पे कट हो गया। 9 इंटू 10 90% आ गया। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। If the price as well as the quantity sold is increased by 20% for item A, what is the total value of the quantity sold for item A? दोनों इंक्रीज हो रहे, 1.2 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। कितनी है A की क्वांटिटी? दिस वन। ए की क्वांटिटी 10 है, इंक्रीज कर देंगे 1.2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो है वो प्राइस कितनी है? 17.5, ये भी 20% इंक्रीज होगी 1.2। जल्दी बताना कितना आगे मल्टीप्लाई करके। इनटू क्या आएगा मेरे पास यहाँ पे? 100 भी आएगा, ठीक है। कितना आ गया? 25200। यही आंसर है सबका? करो मल्टीप्लाई, मुझे बताओ जल्दी, बाकी भी चेक करना। देखो यही आंसर है। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट सेट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 to 15। अगेन ध्यान से पहले डाटा देखते हैं। डायरेक्शन फॉर द क्वेश्चन 11 to 15, स्टडी द लाइन ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड बाय अ कंपनी ओवर द ईयर्स। यूनिट्स इन क्रोड्स, जितने भी यूनिट्स हैं सारे क्रोड्स में है। रॉ मटेरियल गिवन है मुझको यहाँ पे 2003 4 5 6 7 ईयर्स। ये मेरे पास जो ये रोम्बस टाइप है ये मैन्युफैक्चरिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रायंगल्स जो है वो सेल को रिप्रेजेंट कर रही है। 2003 में हमारे पास जो सेल है वो 3 और 4 3.5 है और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो मेरे पास 4.5 है, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड ओवर द ईयर्स? ऑप्शन चेक करो। देखो सबसे पहले 4 4 0 0 0 0 0 0 0, अगे 4 4 0 0 0 0 0 4 4 0 0 0, मतलब कि 44 तो आएगा ही आएगा। बाकी जीरोस एडजस्ट करने हैं, यूनिट्स एडजस्ट करने हैं। करना जरा। एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड ओवर द ईयर्स, डी ऑप्शन। एवरेज नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, तो सबसे पहले ईयर में हमारे पास कितनी सेल है? 3.5। नेक्स्ट ईयर में कितनी है? 4। नेक्स्ट ईयर में कितनी है? नेक्स्ट ईयर में है 5। 5 के बाद 3, 3 के बाद 6.5 और साथ में यूनिट्स क्या थे?
करोड्स। तो डिवाइडेड बाय कितने हो जाएंगे ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो कितना आ गया ये डिवाइड करके 4.4 ही आएगा, 4.4 करोड्स। तो यानी कि 3 zeros 2 zeros then 4 crores 40 lakhs। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन द ईयर 5 to the difference between the number of units manufactured and sold in the year 2006? 2004 में कितने का डिफरेंस था? 5 - 4। 2004 में डिफरेंस कितना है मेरे पास? ये अच्छा 5 और 6 में देखना। 2005 में कितने का डिफरेंस है? ये है मेरे पास 2005 का, ठीक है। 5.5 एंड 5 डिफरेंस कितना हो गया? 0.5 में। और 2006 में 2006 में ये डिफरेंस है, ठीक है। ये 5 है, ये 3 है, डिफरेंस 2 हो गया, रेशियो 2, ठीक है। तो 5/20 यानी कि 1:। What is the respective ratio of the number of units manufactured in the year 2003 to the number of units manufactured in the year 2007? 2003 में कितने थे? 4.5 और 2007 में 7। डेसिमल हटाएंगे 0 आ गया और 5 पे कटिंग कर लेंगे तो क्या आंसर है? सी ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन, 9:40। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। What is the approximate % increase in the number of units sold in the year 2007 from the previous year? यही है। कितनी वैल्यू थी मेरे पास यहाँ पे और यहाँ पे कितनी है? 6.5 - 3 डिवाइडेड बाई 3। 3.5 डिवाइडेड बाई 3, डेसिमल हटाएंगे नीचे 30 आ जाएगा, ठीक है। 5 पे कटिंग करते हैं 7/6 आ जाएगा, ठीक है। तो 7/6 कितना होता है? 1 + 1/6, यही होगा। 100 हो गया, 1/6 16.67 हो गया, 117 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। What is the difference between the number of units manufactured and number of units sold over the years? Difference between number of units manufactured and number of units sold. C option. मेरे पास मैन्युफैक्चरर्स का टोटल कितना आ गया? यही है सबका 20। मुझे प्लस करना है 4.5 + 5 + 5.5 + 5 एंड लास्ट वन इज 7, ठीक है। कितना टोटल आ गया? कितना टोटल है? 27 है, 20 नहीं है, 27। और उसके बाद मुझे ऐड करना है सेल 3.5 + 4 7.5 + 5 12.5 12.5 + 3 15.5 और 6.5 22 आ गया, 22। तो डिफरेंस हो गया 5 करोड़। ठीक है बच्चे, सी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 to 20। डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 16 to 20।
The graph given here show the annual premium of an insurance company charged for an insurance of rupees 1000 for individual of different age groups. Study the graph and answer each of the following questions. y एक्सिस जो है वो क्या कह रही है, ओ वाई एक्सिस 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 रुपी, ठीक है। तो ये मुझे दे रखा है 41, 42, 43, 44 यानी कि प्रीमियम इन रुपीज। नेक्स्ट है ओ एक्स एक्सिस क्या है, 1 डिवीजन इज इक्वल टू 1 रुपी, वो भी सेम है यानी कि 20, 21, 22 एंड सो ऑन। ये एज इन ईयर्स है यानी कि 20 की एज पे जो प्रीमियम है वो इतना है, 21 की एज पे प्रीमियम इतना हो जाएगा एंड सो ऑन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। The annual premium of a man is 26 for an insurance of rupees 1000. Simple question. बाकी भी बताया करो बच्चे। ठीक है बच्चे, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। What is the age of the person whose premium is rupees 44.60 for an insurance of rupees 1000? 44.60, ये 44, ये 45, 44.60 है तो कहीं पे मिडल में ही होगा। ये 24 आ गया, 24 सी ऑप्शन। Question number 18. The premium for a man is 22 for an insurance of rupees 10,000. ये जो हमें मनी दे रखी है वो 1000 के लिए, तो 10 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो हमारे पास कितना था, 22 की एज पे प्रीमियम, 22 की एज पे प्रीमियम ये था, दिस वन 43.75 मल्टीप्लाई बाय 10, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। What percent of the premium increased if a man is 30 year is insured for rupees 1000 instead of a man aged 23 years? Percent increase. एक 4 पॉइंट समथिंग है, 5 पॉइंट समथिंग है, 6.24 है और एक एग्जैक्ट 6% है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। 30 की एज पे प्रीमियम कितना है, 46 पॉइंट और 20 दूसरी 23 की एज पे कितना है, 44। दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 44 कितना आ गया, ये 2.5 डिवाइडेड बाय 44। व्हाट अबाउट 10%? 10% कितना है, 4.4 है। 10% हाफ कर देता हूं, 5% कितना हो जाएगा, 2.2 हो जाएगा। ये 2.2 से ज्यादा है, मेरा आंसर 5% से ज्यादा है। ये ऑप्शन तो कट गई, अब 6% तो नहीं है कहीं पे, तो इसका 1% निकाल लेता हूं डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर का 1% 0.44 आ जाएगा। अगर मैं 2.2 में 0.44 ऐड कर दूंगा, ये मेरे पास 5% है, ये मेरे पास 1% है, तो 6% इज इक्वल टू 2.64 हो जाएगा। बट दिस वैल्यू इज लेस देन 2.64, आंसर इज लेस देन 6%, तो बी ऑप्शन 5.68 इज द आंसर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ईच ऑफ 2 persons एज 21 and 23 is insured for rupees 1 lakh. The difference between their annual premium will be, बोला ठीक है। मुझे 1000 की वैल्यू दे रखी है, 1 लाख की पूछी है, यानी कि 100 टाइम्स कर लूंगा मैं उसको, 100 से मल्टीप्लाई। 21 and 23 एज ग्रुप,
ये 21 है, ये मेरे पास आ जाएगा 43.5 और 23 पे मेरे पास वैल्यू है 44। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 0.5 का डिफरेंस हो गया। 0.5 को 100 से मल्टीप्लाई कर लिया, मेरे पास 50 आ गया। ठीक है, हमारे पास बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, डायरेक्शन फॉर क्वेश्चन 21 to 25। The graph given below show the mortality rate per 1000 over the years। ठीक है, तो यहाँ पे ग्राफ में है y एक्सिस पे मोर्टेलिटी रेट पर 1000 और मुझे इधर दे रखे हैं ईयर्स। ये लाइन ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21, इन विच ईयर द मोर्टेलिटी रेट वाज द हाईएस्ट? जल्दी, कौन सा है? 1953। 1953। 53 है, 54 है, ये 51 है, ये 52 और ये 53, दिस वैल्यू। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, द मोर्टेलिटी रेट ड्यूरिंग 55-56 वाज? कितना है? 55 में कितना है? 23 और 56 में कितना है? और दोनों के मिडिल में कितना हो जाएगा? ठीक है, तो व्हाट इज योर आंसर? बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23, इन विच ईयर द मोर्टेलिटी रेट वाज द हाईएस्ट इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर? (53, 54, 57 एंड 60। सबसे पहले 57 चेक करते हैं। 57 में कितना था और 58 में और 56 में डिक्रीज हो रहा है। चलो एक ईयर तो कट गया। 60 की बात करते हैं। 60 में कितना है? 18 प्रीवियस ईयर में, यानी कि 1/17 कंपैरिजन टू द प्रीवियस ईयर इनटू 100 भी करना है। 1/7 कितना होता है? 5.88। 1954 54 में कितना है? 54 में कितना है? 25। प्रीवियस ईयर में कितना था? ये भी डिक्रीज हो रहा है। 53 में कितना है? पिछले साल कितना था? 1 बाय, अच्छा 2/24 है, 2 है, सॉरी 2/24। 1 बाय और 1/12 कितना होता है? .25 नहीं 8.33। 6.25 तो किसकी होती है? 1/16 की होती है। बोलो ठीक है, तो किसका ज्यादा वो बचे? नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल ट्रेंड ऑफ मोर्टेलिटी रेट फ्रॉम 1952 to 56। फर्स्ट इंक्रीज, देन पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है। 52 to 56, ये 52 है, इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, बी ऑप्शन इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच
2 years the mortality rate is equal. $52 and $55. 52 में वैल्यू कितनी है 24, 51 में वैल्यू है 23 और 55 में वैल्यू कितनी है 23. तो कौन सी ऑप्शन आंसर है? डी ऑप्शन. कोई डाउट बच्चे इसमें? कोई डाउट नहीं है? समझ आ गया ये? चलो नेक्स्ट देखते हैं. कंपैरिजन. क्वेश्चन नंबर 1 डायरेक्शन है और क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो. क्वेश्चन नंबर 2. On a shelf are placed 6 volumes side by side labeled A, B, C, D, E and F. B, C, E, F have green cover while other have yellow cover. A, D, B are new volume while the rest are the old volume. A, C, B are law reports while the rest are medical extracts. Which 2 volumes are old medical extracts and have green covers? बोलना नहीं आंसर, अपनी कॉपी पे लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. In a group of 6 women, there are 4 dancers. Four vocal musician, 1 actress, and 3 violinists. Girja and Vaneja are among the violinists, while Jaleza and Shaleza do not know how to play on the violin. Selja and Tanuja are among the dancers. Jaleja, Vaneja, Selja and Tanuja all are vocal musicians and 2 of them are violinists. If Pooja is an actress, who among the following is both dancer and violinist? बोलना नहीं आंसर, अपनी कॉपी पे लिखना है सिर्फ. बोल रहे हो बीच में कोई? नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्शन. फॉर क्वेश्चन 4 to 6 read the following information and answer the question given below. 6 students A, B, C, D, E, F are sitting in the field. A and B are from Narrow House while the rest belongs to Gandhi House. D and F are tall while the others are short. A, C, D are wearing glasses while the other are not. Question number 4. Next question. 6 students A, B, C, D, E and F are sitting. Same ही आ गया क्या? Field. A and B are from Delhi while the rest are from Bangalore. D and F are tall while the other are short. A, C, D are girls while other are boys. Which is the tall girl from Bangalore? Next question. क्या हुआ? ये हो गया ना 8th. 9 to 12 direction. Read the information given below and answer the question that follow. Four young men, Raj, Prem, Ved and Ashok, are friendly with 4 girls. Shishma, Kusum, Vimla and Poonam. Shishma and Vimla are friends. Ved's girlfriend does not like Shishma and Vimla. Kusum does not care of Ved. Prem girlfriend is friendly with Shishma. Shishma does not like Raj. Question number 9. Section for question 13 to 15. Read the following information carefully and answer the question given below.
There are 5 types of card: A, B, C, D, and E. There are 3 cards of each type. These are to be inserted in the envelope of 3 colors: red, yellow, brown. There are 5 envelope of each colors. B, D, E are cards. Type cards are inserted in red envelope. A, B, C type cards are to be inserted in yellow envelope. C, D, E type cards are to be inserted in brown envelope. 2 cards each of B and D type are inserted in red envelope. Question number 13. Question number 14. Which of the following combination of color of the envelope and the number of cards is definitely correct in respect of E type cards? Question number 15. Which of the following combination of the type of cards and the number of cards is definitely correct in respect of yellow colored envelope? Question number 16. Direction 16 to 20. Study the following information carefully and answer the given question. पढ़ो जल्दी इसको. Question number 17. Question number 18, 19, 20th. हो गए क्वेश्चंस? कितने हुए हैं? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट इज द आंसर? सी ऑप्शन इज द आंसर. कोई डाउट है साथ साथ पूछते जाना. ग्रीन एंड ब्लू. डाउट किसी को? करवा दूं इसको. A, B, C wore shirt of black, blue and orange color, not necessarily in the order, and pants of green, yellow and orange color, not necessarily in the order. No person wore the shirt and the pant of the same color. Further, it is given that हमारे पास 3 persons हैं, A, B, C. ये शर्ट के कलर्स होंगे, ये पेंट के कलर्स होंगे. दिस सबसे पहले ए डिड नॉट वियर द शर्ट ऑफ ब्लैक कलर, तो यहाँ पे मैं ब्लैक लिख के क्रॉस कर देता हूँ कि ये ब्लैक कलर की शर्ट नहीं पहनेगा. बी डिड नॉट वियर द शर्ट ऑफ ब्लू कलर, यहाँ ब्लू लिख लेते हैं, ब्लू कलर. उसके बाद सी डिड नॉट वियर द शर्ट ऑफ ऑरेंज कलर, यहाँ ऑरेंज लिख के क्रॉस कर देते हैं. ए डिड नॉट वियर द पेंट ऑफ ग्रीन कलर, यहाँ पे ग्रीन लिख के कट कर देते हैं. बी वोर द पेंट ऑफ ऑरेंज कलर, बी की पेंट का कलर ऑरेंज है, तो इसकी शर्ट का कलर ऑरेंज नहीं हो सकता, ब्लू नहीं हो सकता. कौन सा कलर रिमेनिंग रह गया? ब्लैक कलर रिमेनिंग रह गया. यहाँ पे ब्लैक आ गया. यहाँ पे ऑरेंज कलर नहीं हो सकता, ब्लैक चला गया है. और कौन सा कलर रिमेनिंग रह गया? यहाँ ब्लू रह गया. और रिमेनिंग कलर कौन सा रह गया तीनों में से? ऑरेंज. यहाँ ऑरेंज आ गया. ठीक है. अब पेंट्स के कलर कौन कौन से थे? ग्रीन, येलो, ऑरेंज. यहाँ ग्रीन नहीं हो सकता, ऑरेंज नहीं हो सकता. यहाँ कौन सा कलर रह गया? येलो. और यहाँ के लिए कौन सा रह गया? ग्रीन. किसका निकालना था मुझको? सी का निकालना था, लेकिन यहाँ पे उसने पेंट एंड शर्ट दिया है बच्चे, तो सी का पेंट है ग्रीन और ब्लू, तो आंसर इज ग्रीन और ब्लू. अगर कोई एक ऑप्शन यहाँ पे मान लो ब्लू एंड ग्रीन होती, ब्लू एंड ग्रीन, और एक होती हमारे पास इसकी जगह होता नन ऑफ दीज, तो ये ऑप्शन 1 मार्क करके आए ना. ठीक है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि आपको फटाफट किया कि सर हमारा तो ब्लू एंड ग्रीन आ रहा था, ब्लू एंड ग्रीन ये दे रखा, टिक कर दो बस बात खत्म होगी. नहीं, उसने पूछा क्या था? पेंट एंड शर्ट. तो पहले पेंट का कलर आना था. पेंट का कलर ग्रीन है और शर्ट का ब्लू है, तो ब्लैक एंड ब्लू इज द सॉरी ग्रीन एंड ब्लू इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज द आंसर? क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का? डी ऑप्शन, EF. कोई डाउट इसमें? एक्सप्लेन कर दूं. देखो बच्चे, ऑन ए शेल्फ प्लेस 6 वॉल्यूम साइड बाय साइड, लेबल ABCDE एंड F. BCEF आर ग्रीन कवर्स. इनके ग्रीन कवर्स हैं. ठीक है. While the other have the yellow cover, ADB are new volumes. ये new volume है, new volumes. Remaining are old volumes. ACB are law reports, while other are medical extracts. Which of the volume are old? तो सबसे पहले old पे चलते हैं. पहले old.
हमारे पास न्यू कौन कौन से हैं? ए डी बी, यानी कि ऑप्शन में ए डी बी नहीं होना चाहिए मेरे आंसर में, ए डी बी नहीं होना चाहिए। यहां पे बी था, इसको कट कर दो, यहां डी था, इसको कट कर दो, ठीक है। ओल्ड आना चाहिए, ए डी बी तो न्यू थे। उसके बाद मेडिकल एक्सट्रैक्ट्स, मेडिकल एक्सट्रैक्ट कौन से थे? लॉ थे, ए सी बी, मेरे आंसर में ए सी बी भी नहीं होना चाहिए, तो ए सी बी, ये ऑप्शन भी कट होगी। कितनी ऑप्शन रिमेनिंग रहेगी? डी ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन से ज्यादा इजी है, लिख के करने लगोगे तो टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या आंसर है इसका? सी, तनुजा। कोई डाउट है इसमें तो बताओ। हाँ जी बच्चे, तनुजा, डाउट कोई? नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 4, डायरेक्शन 4 to 6। क्वेश्चन नंबर 4, सी, बी एंड ई, ठीक है। ये भी वैसा ही क्वेश्चन था जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज बी, ई। क्वेश्चन नंबर 6, डी ऑप्शन, एफ। कोई डाउट इसमें, इस सेट में? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, डी, that is in the B option. Question number 8, C, New Zealand. Question number 9, question number 9, कुसुम। कोई डाउट इस सेट में? करवा दो इसको। 4 यंग मैन, राज, प्रेम, वेद एंड अशोक। राज, प्रेम, वेद एंड अशोक, जिनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था, ठीक है। आर फ्रेंडली विद 4 गर्ल्स, सुषमा, कुसुम, विमला एंड पूनम। सुषमा एंड विमला आर फ्रेंड्स, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। वेद गर्लफ्रेंड डज नॉट लाइक सुषमा एंड विमला, ठीक है। इसकी जो गर्लफ्रेंड है ना तो वो सुषमा को लाइक करती है ना वो विमला को लाइक करती है, इट मीन ना वो सुषमा है ना वो विमला है, दो तो गर्ल्स चलेगी यहां से। उसके बाद कुसुम डज नॉट केयर ऑफ वेद, तो कुसुम जो है वो वेद की वैसी केयर नहीं करती, तो कौन सी गर्ल रिमेनिंग रहेगी? पूनम। तो वेद की गर्लफ्रेंड कौन है? पूनम। चलो ठीक है। नेक्स्ट, प्रेम्स गर्लफ्रेंड इज फ्रेंडली विद सुषमा, तो सुषमा की फ्रेंड कौन थी? विमला। तो प्रेम की गर्लफ्रेंड कौन हो जाएगी? विमला, ठीक है। आगे, सुषमा डज नॉट लाइक राज, जो सुषमा है वो राज को लाइक नहीं करती, तो कौन रह गया? अशोक। रिमेनिंग कौन रहेगी? ठीक है, तो हमारे पास था राज गर्लफ्रेंड, दैट इज कुसुम, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद हुम इज सुषमा फ्रेंडली, कौन है? अशोक, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11, हु इज पूनम्स बॉयफ्रेंड? वेद, बी ऑप्शन। हु डज नॉट लाइक सुषमा एंड विमला? राज की ने वेद की फ्रेंड, ठीक है, तो यही था। हु डज नॉट लाइक सुषमा एंड विमला? पूनम, गर्लफ्रेंड ऑफ वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 13, हो गया ये? यस नो?
मेरे पास 3 टाइप्स ऑफ इन्वेलप है, कौन कौन से कलर के? रेड, येलो और ब्राउन। और कितने कितने कार्ड्स हैं? 1 2 3 4 5। ठीक है, रेड के अंदर कौन कौन सी टाइप आ सकती है? रेड इन्वेलप के अंदर बी डी ई, इसके अंदर हमने सिर्फ बी डी और ई टाइप के कार्ड्स ही डालने हैं। और येलो के अंदर ए बी सी टाइप के। और ब्राउन के अंदर सी डी ई के। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे रखा था? 2 कार्ड्स ऑफ बी एंड डी टाइप आर इंसर्टेड इन रेड। बी एंड डी, 2 बी आगे, बी बी डी एंड डी। एक ही इन्वेल्प और रह गया, तो इसमें बी डी और ई टाइप के होने चाहिए। तो थर्ड कौन सा कार्ड होगा? ई टाइप का, ई टाइप का। ठीक है, चलो अब सेकंड पे आते हैं। बी के 2 कार्ड हो गए, बी के टोटल हमारे पास 3 कार्ड थे। अब कौन से इन्वेलप में डालूंगा, ब्राउन में या येलो में? जो एक रिमेनिंग रह गया बी का, येलो में। तो एक बी यहां आ गया और बी हमारा खत्म हो गया, बी हमारा खत्म हो गया। अब डी का चेक कर लेते हैं। डी के कहां पे आएंगे? 2 डी के यहां आ गए, एक डी का और है ब्राउन में, एक डी यहां आ गया और डी भी फिनिश हो गया, डी भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हमारे पास ई का एक कार्ड यहां पे है। ई अब किस में आएगा? येलो में, ब्राउन में? यहां पे तो है ही नहीं ई के रिमेनिंग 2 कार्ड्स ब्राउन में आ जाएंगे, ई एंड ई। और हमारे पास ई भी खत्म हो गया। अब कौन कौन से और रह गए? ए रह गया। ए कहां पे आएगा? ए ब्राउन में आएगा? ए ब्राउन में तो नहीं है ना कोई भी, तो ए के तीनों कार्ड्स कहां पे हैं? येलो। 1 2 3। और कौन सा कार्ड रह गया? ए भी खत्म हो गया। सी रह गया। सी के कितने कार्ड्स हैं? 3, दोनों में आ सकते हैं। एक सी यहां पे आ गया और रिमेनिंग 2 सी यहां पे आ गया। ये लिख लो इसको, बोलो ठीक है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following combination of types of cards and the number of cards and the color of envelope is definitely correct? ठीक है, बी ऑप्शन, ब्राउन के अंदर सी के 2, डी के 1, ई के 2। ब्राउन के अंदर सी के 2, ई के 2 और डी का 1। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following combination of color of the envelope and the number of the cards is definitely correct in respect of E type cards? बताओ जल्दी से, कोई भी करेक्ट नहीं है इनमें से, none of these। Question number 15. Which of the following combination of the type of cards and the number of card is definitely correct in respect of yellow colored envelope? कौन सा आंसर है इसका? सी ऑप्शन, A3B1 C1। सी ऑप्शन इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। डायरेक्शन है, होगी ये डायरेक्शन? किसी की ना हुई हो करवा दूं इसको? चलो ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास गेम्स हैं और नेम्स हैं। इधर हम नेम लिख लेते हैं और इधर हम अपने गेम्स के बारे में।
कितनी गेम्स हैं? चलो, सबसे पहले मदन एंड रोहित, ये मदन हो गया, ये रोहित हो गया। आर इन द सेम टीम ऑफ हॉकी, ये हॉकी गेम रख लेते हैं और दोनों हॉकी प्ले करते हैं, सेम टीम में है। पार्थ डिफीट रोहित, ये रोहित था, पार्थ आ गया एक और, पार्थ एंड रोहित इन बैडमिंटन बट लॉस्ट टू सचिन। पार्थ डिफीट रोहित, सॉरी, बैडमिंटन, एक गेम और आ गई मेरे पास, बैडमिंटन। इसमें हमारे पास रोहित है और पार्थ है, ठीक है, एक पर्सन और आ गया, सचिन। और पार्थ बट लॉस टू सचिन, पार्थ लॉस टू सचिन, यानी कि पार्थ भी, कौन सी गेम है? इन टेनिस, तो पार्थ और सचिन टेनिस की टीम में भी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारे पास नितिन टीम्स विद सागर इन फुटबॉल, नितिन एंड सागर, और आगे 2, ये नितिन हो गया, ये सागर हो गया, SAG लिख लेते हैं। और गेम कौन सी आ गई मेरे पास? फुटबॉल, नितिन एंड सागर, ये आ गया। नेक्स्ट क्या है? सागर एंड विद सचिन इन हॉकी, नितिन की बात हो रही है यहाँ पे, तो नितिन टीम्स विद सचिन इन हॉकी, तो नितिन ये है हॉकी और सचिन ये है हॉकी, दोनों हॉकी में भी आ गए। नेक्स्ट, रोहित डिफीट सचिन इन चेस, रोहित एंड सचिन चेस आ गई, एक गेम और आ गई, चेस। रोहित ये आ गया और सचिन ये आ गया, चेस में आ गई है, ठीक है। नेक्स्ट, दोज हु प्ले क्रिकेट डू नॉट प्ले बैडमिंटन, ठीक है, तो बैडमिंटन, नेक्स्ट गेम आ गई मेरे पास, नहीं बैडमिंटन तो है हमारे पास, क्रिकेट आ गई, ये चेस है CS, और नेक्स्ट आ गई क्रिकेट CK। चलो ठीक है, अब जो बैडमिंटन खेलते हैं वो क्रिकेट नहीं खेलते, यानी कि रोहित क्रिकेट नहीं खेलता और पार्थ भी क्रिकेट नहीं खेलता, ये दोनों तो यहाँ क्रॉस लग गए, ठीक है। तो दोज हु प्ले क्रिकेट डू नॉट प्ले बैडमिंटन, वॉलीबॉल भी नहीं खेलते, वॉलीबॉल एक और गेम आ गई, ये दोनों यहां भी कट हो गए। तो दोज हु प्ले क्रिकेट डू नॉट प्ले बैडमिंटन, नहीं गलत हो गया, सॉरी, ये गलत हो गया, ये इधर नहीं आएगा, हमें क्रिकेट का लिखना है ना यहाँ पे, तो ठीक है। दोज हु प्ले क्रिकेट नॉट प्ले बैडमिंटन, यानी कि जो बैडमिंटन खेलते हैं वो क्रिकेट भी नहीं खेलते होंगे, ठीक है, और वॉलीबॉल भी नहीं खेलते वो। अब क्रिकेट कौन खेलता है ये तो मुझे पता ही नहीं है, तो वॉलीबॉल का भी वैसे ही रहने देते हैं, बाद में कंसीडर करेंगे इस लाइन को दोबारा। और थर्ड टेनिस, अब टेनिस कौन कौन प्ले कर रहा है? पार्थ एंड सचिन, तो यहाँ पे मेरे पास सचिन भी कट हो जाएगा क्रिकेट में से, ठीक है। वॉलीबॉल का बाद में देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास मदन एंड पार्थ आर अपोजिट टीम ऑफ बास्केटबॉल, तो एक गेम और आ गई मेरे पास, बास्केटबॉल, और इसको कौन कौन है? एक तो पार्थ है और दूसरा मदन एंड पार्थ ना, ये मदन हो गया और ये पार्थ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, मदन एंड पार्थ आर द अपोजिट टीम ऑफ द बास्केटबॉल। नितिन represent his state in cricket while Sagar does so at the district या level, यानी कि नितिन और सागर क्रिकेट खेलते हैं, नितिन एंड सागर लास्ट 2, ये नितिन हो गया, ये सागर हो गया, ठीक है। अब ये दोनों क्या क्या प्ले नहीं करते? एक तो बैडमिंटन प्ले नहीं करते ये, और वॉलीबॉल नहीं प्ले करते, और ये टेनिस भी प्ले नहीं करते,
ये जहां पे हम नहीं कुछ लिख रहे, यहां के बारे में हमें कुछ नहीं दे रखा, वो नहीं लिखना मुझको। नेक्स्ट क्या कहा है, सागर डज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, बॉयज हु प्ले चेस डू नॉट प्ले फुटबॉल। जो चेस खेलता है वो फुटबॉल नहीं खेलता। तो ये चेस के ये दोनों हैं, फुटबॉल में यहाँ पे क्रॉस लग जाएगा। और कौन सी गेम थी, बास्केटबॉल में भी क्रॉस लग जाएगा। चेस, एक तो ये क्रॉस लग गया, एक ये क्रॉस लग गया। और कौन सी गेम है, बास्केटबॉल एंड वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में भी क्रॉस आ जाएगा, दिस क्रॉस, ये क्रॉस। नेक्स्ट क्या है, मदन एंड पार्थ आर टुगेदर इन वॉलीबॉल टीम। मदन एंड पार्थ, ये मदन हो गया और ये पार्थ हो गया, वॉलीबॉल टीम। ठीक है, बॉयज हु प्ले फुटबॉल ऑल्सो प्ले क्रिकेट। फुटबॉल और क्रिकेट दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है, सॉरी हॉकी, फुटबॉल, ये इसमें मेरे पास ये दोनों है, तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी पहले टिक है, ये टिक हो जाएगा। दोज हु प्ले फुटबॉल ऑल्सो प्ले हॉकी। बोलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, नेम द बॉय हु डू नॉट प्ले फुटबॉल। डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है, क्या आंसर है? मेरे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं, रोहित एंड सचिन। तो रोहित एंड सचिन कौन सी ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। ये लिख लिया बच्चे ने सबने। क्वेश्चन नंबर 17, हु प्ले बोथ हॉकी एंड टेनिस। हॉकी एंड टेनिस, सचिन, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 18, विच इज द मोस्ट पॉपुलर गेम विद दिस ग्रुप। इसमें सबसे ज्यादा पर्सन प्ले करते हैं, दैट इज हॉकी। क्वेश्चन नंबर 19, हु प्ले द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेम्स। लार्जेस्ट नंबर ऑफ गेम, पार्थ, सी ऑप्शन। कितने गेम्स प्ले कर रही है? 4 गेम्स। विच बॉय प्ले बोथ बैडमिंटन एंड हॉकी। बैडमिंटन एंड हॉकी, रोहित, बी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, ये थी हमारी आज की रीजनिंग की। हाँ बच्चे, 6 नंबर क्वेश्चन, हाँ जी बच्चे, इसमें अब इसमें देखो मेरे पास क्या है, एक चाहिए मेरे को टॉल स्टूडेंट, एक चाहिए गांधी हाउस, और नॉट वियरिंग ग्लास, नॉट वियरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे क्या दे रखा था, दी स्टूडेंट्स आर नेहरू हाउस। ये नेहरू हाउस से बिलोंग करते हैं, ए एंड बी। हमें गांधी हाउस चाहिए, तो बी नहीं हो सकता क्योंकि वो तो नेहरू हाउस को बिलोंग कर रहा है। आगे क्या कहा था इन्होंने, गांधी हाउस। डी एंड एफ आर टॉल, मुझे क्या चाहिए था, मुझे टॉल ही चाहिए, यानी कि मेरा आंसर डी एंड एफ में से ही कोई एक होगा। तो एफ ही है यहां पे, बस खत्म। ठीक है, डी था ही नहीं। कौन सा क्वेश्चन? ये तो बहुत इजी था बच्चे। मुझे क्या निकालना है कि मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कौन सी कंट्री जो थी वो लॉस्ट, मैच लॉस्ट कर रही है। सबसे पहले इंडिया डिफीटेड ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार हार गई? 2 बार। और वेस्ट इंडीज डिफीटेड इंडिया ट्वाइस। इंडिया कितनी बार हार गई? 2 टाइम्स। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड वेस्ट इंडीज ट्वाइस। वेस्ट इंडीज कितनी बार हार गई? 2 टाइम्स। इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस। तो न्यूजीलैंड कितनी टाइम्स हार गई? 2 टाइम्स। वेस्ट इंडीज डिफीटेड न्यूजीलैंड ट्वाइस। न्यूजीलैंड और 2 टाइम्स आ गई, न्यूजीलैंड 4 टाइम्स आ गई। ठीक है, तो न्यूजीलैंड इज द आंसर। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है और नेक्स्ट टॉपिक मैं अभी शुरू नहीं कर रहा हूं।
नेक्स्ट टॉपिक कल हम करेंगे रीजनिंग का एक डीआई का एक टॉपिक रह गया हमारा, कौन सा रह गया? पाई चार्ट रह गया। तो पाई चार्ट करेंगे, साथ में हम कल कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो शुरू कर देंगे, ठीक है। और कल हम एक रीजनिंग का भी टॉपिक करेंगे, तो कल हम 3 टॉपिक करेंगे, ठीक है। थोड़े से क्वेश्चंस पूछता हूं मैं आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले देखना बच्चे क्वेश्चन, चलो मैं थोड़ा सा कैलेंडर्स के क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे आप जल्दी जल्दी बताते जाना, ठीक है। आई थिंक बहुतों को आता भी होंगे। चलो तो सबसे पहला क्वेश्चन कैलेंडर्स का कि विच डे ऑफ द वीक फॉल्स ऑन 23rd September 1985? Which day of the week falls on this day? मुझे इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस फिंगर्स पे चाहिए, ये लिखने लिखने की प्रैक्टिस नहीं चाहिए मेरे को, जिसको कैलेंडर के टॉपिक आते हैं, ठीक है। मैं लिख के करवा रहा हूं, लेकिन ये फिंगर कैलकुलेशन करनी है। आज दिन में ढेर सारी डेट्स निकालनी है आपने, 1900 पे निकालनी है, 1700 पे निकालनी है, 2200 पे निकालनी है, 2100 पे निकालनी है, 1400 पे निकालनी है। बहुत सारी डेट्स, सेम सेंचुरी नहीं लेनी कि 1900 सेंचुरी ले ली या 2100 सेंचुरी ले ली या 2000 सेंचुरी ले ली, डिफरेंट डिफरेंट सेंचुरीज लेनी है। कैसे निकालनी है? कोई भी डेट है, एनी डेट 3 पार्ट्स में डिवाइड होगी। नंबर 1 सेंचुरी अलग हो जाएगी 1900, नंबर 2 कंप्लीट ईयर्स अलग हो जाएंगे। कंप्लीट ईयर्स मतलब 1900 के बाद जितने कंप्लीट ईयर्स हैं वो अलग हो जाएंगे। मुझे ईयर 85 दे रखा था, इससे पिछला साल 84 तक, हमेशा लास्ट ईयर लेना है मुझको 84, क्योंकि 85 अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 85 अभी अप टू सितंबर तक है, 23rd सितंबर तक चल रहा है 85। कंप्लीट ईयर अलग कर दिए। थर्ड पार्ट होगा जो रिमेनिंग डेट रहेगी 85th ईयर की अप टू 23rd सितंबर, ये मेरे पास रिमेनिंग डेट रहेगी। तीनों में ऑड डेज निकालने हैं। ये लिख के किया, लिखने की क्या जरूरत है अगर हमें माइंड कैलकुलेशंस भी आती हैं, ठीक है। 1900 में कितने ऑड डेज होंगे? ध्यान से रखना, जो लीप ईयर सेंचुरीज हैं, लीप ईयर सेंचुरीज वो होंगी जो 400 से डिवाइड होती हैं। तो 1900 से पीछे जो लीप ईयर सेंचुरी है वो 1600 है, अप टू 1600 0। लीप ईयर सेंचुरी में 0 ऑड डेज होते हैं, चाहे वो 800 है, चाहे 1200 है, चाहे 1600 है, चाहे 2000 है, चाहे 2400 है, 0 ऑड डेज। तो इससे पहले लीप ईयर सेंचुरी कौन सी थी? 1600। 1600 से ये सेंचुरी कितनी ज्यादा है? 300 ज्यादा है। 300 में कितने ऑड डेज होंगे? 100 में 100 ईयर्स में ऑड डेज 5 होते हैं, 200 में कितने होते हैं? 3 होते हैं, और 100 में 1 होता है, ठीक है। और 400 में, या जो 400 का मल्टीपल है उसमें 0 होते हैं। तो ये याद कर लो 5310, 5310, ठीक है। तो 1900 में ऑड डेज कितने हैं? 1 हो गए, माइंड में रख सकते हो, बोला ठीक है। फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 आ गया, 1 ऑड डेज आ गया। सेकंड पार्ट 84। अब मुझे 84 ईयर्स में लीप ईयर काउंट करने, 84 में ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं। तो 84 में लीप ईयर कितने होंगे? लीप ईयर कितने होंगे? 4 से डिवाइड कर लेते हैं इसको, 84 को 4 से डिवाइड कर लेते हैं, उतने लीप ईयर हो जाएंगे। तो 84 को 4 से डिवाइड किया, मेरे पास कितना आ गया? इसमें 21 ऐड कर लो, सेम ईयर में 21 ऐड कर लो, ठीक है। अब सुनो, ऐड करने से भी अच्छा है कि दोनों वैल्यूज को 7 से डिवाइड कर दो। ऑड के लिए 7 से डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि वीक्स अलग करने हैं और ऑड डेज अलग करने हैं जो वीक कंप्लीट नहीं करते। तो 84 को 7 से डिवाइड किया, कितना हो गया? एग्जैक्टली डिविजिबल, 0 ऑड डे। 21 को 7 से डिवाइड किया, 0 ऑड डे। दोनों को प्लस करके 0 + 0 0 ऑड डे आ जाएंगे। अगर मैं इनको प्लस भी कर लूंगा, 84 में 21 ऐड कर लूंगा, कितना आ जाएगा? 105, वो भी 7 का मल्टीपल ही होता है। तो एक ऐड करने वाला स्टेप जो है वो हम इग्नोर कर देंगे। यानी कि पहला स्टेप सेंचुरी अलग की, सेंचुरी में ऑड डेज अलग किए, 1 आ गया। दूसरा कि जो 84 था इसको मैंने 7 से डिवाइड किया, ऑड डेज निकाल लिए। 84 में जितने लीप ईयर हैं वो ऐड किए या ऐड नहीं करने, उसके भी ऑड डेज निकाल के
ये सेकेंड पार्ट हो गया, बोलो ठीक है, यस नो। चलो उसके बाद थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट पे अगर मुझे नॉन लीप ईयर दे रखा है, दैट इज 85 नॉन लीप ईयर, फरवरी में 0 ऑड डे होंगे, 28 डेज हैं तो 0 ऑड डेज होते हैं, ठीक है। अगर नॉन लीप ईयर है और मुझे डेट सितंबर के बाद वाली दे रखी है, 30 सितंबर के बाद वाली डेट दे रखी है, तो अप टू 30 सितंबर मेरे पास 0 ऑड डेज होते हैं। अप टू 30 सितंबर 0 ऑड डेज होंगे। कैसे होंगे वो भी कैलकुलेट कर देता हूं। उसके बाद वाली मंथ्स में, बाद वाली डेट्स पे ऑड डेज कैलकुलेट कर लो। अब हम इस पे आगे, जैन में कितने डेज होते हैं? 31 अप टू 28 डेज, मेरे पास एग्जैक्टली 4 वीक्स हो गए, वीक्स अलग कर दिए, रिमेनिंग कितने डेज रह गए जैन में? 1 2 3। फेब में, फेब 85 0, कोई काउंटिंग करना। मार्च 85 1 2 3, टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। मार्च के बाद अप्रैल आ गया, अप्रैल में कितने हैं? 2, टोटल कितना हो गया? 8, 7 माइनस कर दो, कितना रह गया? अप्रैल तक 1 रह गया। मई में कितने हैं? 3, 1 2 3, टोटल 4 हो गया। जून में कितने हैं? 2, 1 2, टोटल 6 हो गया। जुलाई में कितने हैं? 3, 1 2 3, टोटल 9 हो गया। 7 माइनस किया, कितना रह गया? 2। जुलाई तक कितने रह गए? 2 रह गए। अगस्त में 3, 1 2 3, टोटल 5 हो गया। अब अगर मुझे सितंबर काउंट करना होता, 30 सितंबर काउंट करना होता, 30 सितंबर तक 2 और आ जाता, 5 + 2 7 हो गए। 30 सितंबर तक 0 ऑड डेज हो जाएंगे, बोलो ठीक है। डायरेक्टली अक्टूबर से एक आगे काउंट कर लो अगर 30 सितंबर के बाद वाली डेट है। लेकिन मुझे यहां पे तो 23 सितंबर तक जाना था, तो मेरे पास अगस्त तक कितने आए थे? 5। अगस्त तक कितने थे? 5। अब सितंबर 23 डिवाइडेड बाय 7, 3 वीक्स एंड 2 ऑड डेज। 23 को 7 से डिवाइड कर लो, 23 को 7 से डिवाइड किया, 7 3 का 21, 2, मेरे पास 3 वीक्स आ गए, 2 रिमेनिंग डेज ऑड डेज आ गए। तो मेरे पास 5 + 2 कितना हो गया? 7। कितने ऑड डेज हो गए? 0। इन तीनों को प्लस किया, 1 आ गया। 1 फॉर मंडे, मेरे पास 1 मंडे होता है। 1 फॉर मंडे, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 वेडनेसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6 सैटरडे, 0 संडे, ठीक है। तो मैंने फिंगर्स पे कैलकुलेट आपको यहाँ पे लिख के समझाया, फिंगर पे कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे आज की डेट कैलकुलेट करनी है, फिंगर पे कैलकुलेट करते हैं। आज क्या डेट है? 2 मई 2022। सबसे पहले 2000 लीप ईयर सेंचुरी 0 खत्म, पहला पार्ट 0 हो गया। सेकंड आ गया 22 से एक साल पहले चलना है 21। तो 21 में मैंने लीप ईयर काउंट करने हैं। लीप ईयर कितने 21 ईयर्स में? 4 से कर लेंगे, 5 आ गए। 21 में कितने ऑड डेज हैं? 0। 5 में कितने हो जाएंगे? 5। तो सेकंड पार्ट में 0 + 5, सेकंड पार्ट का टोटल 5 आ गया, फर्स्ट पार्ट का 0 है। अब मैं आ गया 22nd ईयर पे, 2 मई तक चलना है। जैन में 3, फेब 22, लीप ईयर नॉन लीप ईयर 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, टोटल 8 हो गया। 1 आ गया, अप्रैल तक 1 आ गया। मई के 2 दिन और ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे? 3 हो गए। इसमें 3 और ऐड कर लेंगे, टोटल कितना हो गया? 8 हो गया। 8 में से 7 माइनस कर लो, क्यों? क्योंकि मोर देन 7 हो गया। 1 आ गया। 1 फॉर मंडे और टुडे इज मंडे। ये समझाने में तुम्हें टाइम लग रहा है, प्रैक्टिस मैंने वही कहा है, कम से कम 15-20 क्वेश्चन कर लेना और फिंगर्स पे कर लेना, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? नहीं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। विच डे और डेज ऑफ द वीक, ऐसा कौन सा दिन है या ऐसे कौन कौन से दिन हैं? विच डे या डेज ऑफ द वीक इज और आर नॉट द लास्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी। ऐसा कौन सा दिन है, जस्ट रेज योर हैंड, ऐसा कौन सा दिन है या ऐसे कौन कौन से दिन हैं जो किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन नहीं हो सकते? नेवर। फ्राइडे नहीं हो सकता। और
थर्सडे नहीं हो सकता, मंडे नहीं हो सकता, मंडे नहीं हो सकता। बस 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 मुझे पता लग गया, बस मुझे पता लग गया, सबको आता है। चलो ध्यान से सुनना बच्चे, कौन कौन से ऐसे दिन है जो नहीं हो सकते। सबसे पहले मैंने अभी कहा था कि 100 ईयर्स में ऑड डेज कितने हैं? 200 में, और 300 में, 400 में, 5 फॉर फ्राइडे, 1 फॉर मंडे अभी बताया था, 2 फॉर ट्यूसडे, 3 फॉर वेडनेसडे, 4 फॉर थर्सडे, 5 फॉर फ्राइडे। इट मीन कि सेंचुरी का आखिरी दिन फ्राइडे हो सकता है। और 3 का मतलब क्या होता है? तो वेडनेसडे भी सेंचुरी का आखिरी दिन हो सकता है। 1 क्या है? सेंचुरी का आखिरी दिन मंडे भी हो सकता है। और 0 क्या है? संडे, यानी कि सेंचुरी का लास्ट डे संडे भी हो सकता है। ये सेंचुरी के लास्ट डे हो सकते हैं 5310। तो कौन कौन से नहीं हो सकते? ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे, ऑल्टरनेट डेज हैं मेरे पास। ट्यूसडे ऑल्टरनेट, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। बोलो ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। विच डे और डेज ऑफ द वीक इज और आर नॉट द फर्स्ट डे ऑफ एनी सेंचुरी? ऐसा कौन सा दिन है या ऐसे कौन कौन से दिन है जो किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे कभी नहीं हो सकते? फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे। चलो ठीक है। अगर सेंचुरी का आखिरी दिन फ्राइडे है तो पहला दिन सैटरडे होगा। अगर सेंचुरी का पहला दिन लास्ट डे वेडनेसडे है तो पहला दिन थर्सडे होगा। अगर लास्ट डे मंडे है तो फर्स्ट डे ट्यूसडे होगा। लास्ट डे संडे है तो पहला दिन क्या होगा? मंडे। ये सेंचुरी के फर्स्ट डे हो सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से दिन है जो किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे नहीं हो सकते? कौन कौन से? अब वेडनेसडे, फ्राइडे एंड संडे किसी भी सेंचुरी का फर्स्ट डे नहीं हो सकते। बोला ठीक है। अब इन दोनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और बन जाएगा कि ऐसा कौन सा दिन है जो सेंचुरी का फर्स्ट डे भी हो सकता है बट किसी और सेंचुरी का लास्ट डे भी हो सकता है, बट नॉट सेम सेंचुरी। ठीक है ना। मंडे एक ऐसा दिन है जो सेंचुरी का फर्स्ट डे भी हो सकता है और लास्ट डे भी हो सकता है, बट नॉट सेम सेंचुरी का नहीं होगा। ठीक है। तो आज कैलेंडर के लिए इतना ही बहुत है, बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं कल एग्जैक्ट 7 o'clock। ठीक है।